वो 7 नवंबर 1966 का दिन था। जाड़े का महीना था। हल्के हल्के कोहरे के साथ ठंडी हवा भी चल रही थी। हर कोई शॉल और स्वेटर से खुद को उस ठंड से बचाने की कोशिश में था, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस ठंड की मार की कोई परवाह नहीं थी। हजारों की तादाद में हिंदू साधुओं और कई गौ रक्षकों का एक झुंड संसद भवन की ओर चला आ रहा था। वो आज संसद को घेर कर वहां तब तक धरना देने वाले थे जब तक सरकार गौ हत्या को रोकने के लिए कोई कानून पास नहीं कर देती। हर स्टेटस का आदमी इस आंदोलन से जुड़ा था। हालांकि उसकी शुरुआत नेहरू जी के समय से ही हो गई थी, लेकिन माना जाता है कि नेहरू जी गौ हत्या रोकने में इंटरेस्टेड नहीं थे। उनके संसद भवन पहुंचने से पहले ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने संसद भवन के आसपास पूरी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए। हथियारों के साथ पुलिस जवान वहां तैनात हो गए और फिर देखते ही देखते एक पूरी भीड़ ने संसद भवन को घेर लिया और नारे लगाने लगे, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हमारी माता है, गौ हत्या बंद करो। इंदिरा को इस धरने की खबर तो पहले से ही थी, मगर जब उनके सेक्रेटरी ने उन्हें बताया कि इस भीड़ में करपात्री महाराज भी हैं, तो इंदिरा चौंक गई। वो करपात्री महाराज को बहुत मानती थी। करपात्री महाराज हमारे देश में गुरु शंकराचार्य के समान ही पूजनीय थे। उन्हें अचानक से वो दिन याद आया जब उनके पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने की संभावना थी। तब वो करपात्री महाराज जी से उनका आशीर्वाद लेने गई थी। महाराज जी, आप बस एक बार अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे खुद को साबित करने के लिए मुझे प्रधानमंत्री बनना ही होगा। मोरारजी देसाई और गुजारी लाल पूरी कोशिश में लगे हैं कि मैं ये वोटिंग हार जाऊं। उन्हें लगता है कि मैं एक औरत कहाँ देश को संभाल पाऊंगी। तब करपात्री महाराज ने उनसे पूछा, तुम अगर जीत गई तो भगवान को बदले में क्या दोगी? इंदिरा ने हाथ जोड़कर कहा, आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? करपात्री महाराज मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस क्या तुम प्रधानमंत्री बनने के बाद गौ हत्या पर रोक लगा सकती हो? तब इंदिरा ने उनके आगे शपथ ली कि वो अगर प्रधानमंत्री बन जाती हैं, तो वो किसी भी तरह गौ हत्या रुकवा देंगी। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। अभी इंदिरा अपने ख्यालों में गुम ही थी कि उनकी सेक्रेटरी ने दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आने की अनुमति मांगी। इंदिरा ने इशारे से उसे अंदर आने को कहा और उससे पूछा, कहो, क्या अपडेट है? प्रोटेस्ट शांति से हो रहा है ना? सेक्रेटरी ने गंभीर होकर कहा, मैडम, हालात ठीक नहीं है। प्रोटेस्ट तो शांति से हो रहा है, लेकिन गौ हत्या रोकने के विरुद्ध भी बहुत से लोग हैं। उनका एक पूरा दल पूरे शहर में घूमकर लूटपाट कर रहा है। हमें जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना होगा। इंदिरा सोच में पड़ गई। हालात खराब हो रहे थे। धरनाधारी संसद भवन में घुसने की कोशिश करने लगे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे बात हद से ज्यादा बढ़ गई। दोनों तरफ से मारामारी होने लगी। तब इंदिरा ने अपने सेक्रेटरी से कहा, भारत एक सेक्युलर देश है। यहाँ सभी को अपने धर्म और अपने हिसाब से रहने की आजादी है। किसी एक पक्ष के लिए दूसरे पक्ष को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं किसी की धमकी से नहीं डरूंगी। पुलिस कमिश्नर को मैसेज दो, क्राउड कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन ये क्राउड कंट्रोल खून खराबे में बदल गई और 8 साधुओं की इसमें मौत हो गई। कई जख्मी हो गए तो कईयों को जेल हो गई। दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया। तब कहते हैं, करपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया। इंदिरा, बहुत गुमान है ना तुझे इस कुर्सी का, तो आज ये ब्राह्मण तुझे श्राप देता है। तू भी ऐसे ही मारी जाएगी। तेरी मृत्यु भी गोपाष्टमी के दिन ही होगी और तेरा परिवार, तेरा पूरा गांधी परिवार भी इन लाशों की तरह नष्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी की हत्या एक प्लान्ड असैसिनेशन था, ये तो हम जानते हैं। पर क्या 31 नवंबर 1984 सच में गोपाष्टमी का ही दिन था? क्या करपात्री महाराज का श्राप सच हो जाता है? क्या पहले संजय
और फिर राजीव गांधी की मौत भी इस श्राप का असर है, या ये है सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड। करपात्री महाराज ने इंदिरा को गोपाष्टमी के दिन मारे जाने का श्राप दिया था और हुआ भी यही। इंदिरा गांधी की हत्या 31 नवंबर 1984 को गोपाष्टमी के दिन ही हुई और फिर संजय गांधी दशमी के दिन मात्र 33 वर्ष की उम्र में ही मारे गए और राजीव गांधी की हत्या अष्टमी के दिन 21 मई 1991 में कर दी गई। और वर्तमान में भी देखें तो राहुल गांधी जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। तब से ही लोगों के बीच इस बात की सुगबुगाहट अक्सर सुनाई देती है कि क्या गांधी फैमिली श्रापित है। कभी कभी ऐसी अफवाहें भी सुनने को मिलती है कि क्योंकि इंदिरा गांधी ने भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की रशिया में हत्या करवा दी थी, इसलिए उसी का कर्मा उन्हें और उनके परिवार को भुगतना पड़ा। मगर शास्त्री जी की हत्या का आरोप उन पर कभी साबित नहीं हो पाया। यूं तो जब से ये दुनिया बनी है तब से न जाने कितने ही ऐसे परिवार होंगे जो इस कैटेगरी में आते होंगे, लेकिन सबका रिटन रिकॉर्ड इतिहास में नहीं मिलता। केवल अमीर, नामी गिरामी और किसी खास वजह से मशहूर परिवारों के किस्से ही लोगों के बीच जगह बना पाते हैं, क्योंकि उनको अपनी पहुंच से दूर ऐसे परिवारों की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में काफी इंटरेस्ट होता है। इसलिए राइटर्स और जर्नलिस्ट भी उनके बारे में लिखने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो भी वो लिखेंगे लोग उसे हाथों हाथ ले लेंगे। और अगर ऐसी कोई बात किसी राजसी परिवार से जुड़ी हो तो फिर कहना ही क्या। इतिहास के दस्तावेजों में ऐसे कई राजसी परिवार हैं। कर्स्ट फैमिली की चर्चा की जाए तो सबसे पहले नाम आता है अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के परिवार का। वजह चाहे कोई भी रही हो, उनके परिवार के कई लोगों को मौत ने समय से पहले ही अपने पास बुला लिया था। खुद जॉन कैनेडी की उनकी एक पॉलिटिकल ट्रिप के दौरान एक कातिलाना हमले ने जान ले ली थी। कहा जाता है कि एक बार प्रेसिडेंट कैनेडी के दादाजी जोसेफ कैनेडी को, जो खुद भी एक पॉलिटिशियन थे, उन्हें किसी कॉटलर नाम के रब्बी ने यह श्राप दिया था कि उनका परिवार कई अननेचुरल डेथ का शिकार होगा। ऐसा उस रबी ने इसलिए किया था क्योंकि जोसेफ कैनेडी ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था। वो चाहते थे कि यूरोप से जान बचाने के लिए भागे ज्यूज से भरी एक बोट को जोसेफ अमेरिका में घुसने दे, लेकिन जोसेफ ने उनकी बात नहीं मानी और उनकी इंसल्ट करके वहां से भगा दिया, जिससे वो सब ज्यूज वापस यूरोप जाने को मजबूर हो गए। और वहां पहुंचते ही हिटलर के नाजीवाद ने उन सभी को मार डाला। ये श्राप वाली बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कैनेडी फैमिली में इस तरह की अकाल मौतें हुई हैं। अब ये आप पर है कि आप इसे श्राप मानते हैं या जस्ट कोइंसिडेंस। ये तो थी अमेरिका की बात। एशिया की तरफ देखें तो गांधी परिवार के अलावा पाकिस्तान की भुट्टो फैमिली को भी इसी श्रापित परिवार के लेबल से नवाजा जाता है। कई बार लोग उनका जिक्र पाकिस्तान के कैनेडी कहकर भी करते हैं। भुट्टो परिवार में ट्रेजेडी होने की शुरुआत लोगों द्वारा चुने गए पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी जाने से हुई। फिर उसके कुछ समय बाद उनके दोनों बेटों को भी संदिग्ध तरीके से मार दिया गया था और फिर उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो ने अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाया। 2 बार लोगों द्वारा प्रधानमंत्री चुनी गई। फिर तीसरी बार अपनी एक चुनावी रैली के दौरान हुए एक हमले में वो मारी गई। भुट्टो परिवार को दिए गए किसी श्राप का कोई किस्सा प्रचलित तो है नहीं, लेकिन एक ही परिवार के इतने लोगों का मारा जाना भी क्या किसी श्राप से कम है? वैसे ये मेरा मानना नहीं है, मगर ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। इस मुद्दे पर मुझे ओशो की एक बात याद आती है। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर कोई आदमी अपनी एक थ्योरी को लेकर साबित करने निकल पड़े तो उसे ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जो उसकी थ्योरी को सच साबित करते होंगे।
जिसे एक बार एक आदमी ये साबित करने निकला था कि 13 तारीख अशुभ है। उसने इसे साबित करने को पूरा इतिहास खंगाला, उस दिन घटने वाली घटनाओं का डेटा कलेक्ट किया और अपनी रिसर्च से उसने ये प्रूव कर दिया कि 13 तारीख वाकई अशुभ है। लेकिन अगर वो ये 14 तारीख के लिए करता तो 14 तारीख के लिए भी उसे ऐसे कई उदाहरण मिल जाते जो 14 तारीख को अशुभ साबित करते। खैर, हमारे इस शो का पर्पस सिर्फ गांधी परिवार में घटी कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं और दुर्घटनाओं पर एक नजर डालना है। इस शो में मैं आरजे श्रेयस, आपका होस्ट, आपको उस समय में गांधी परिवार की यात्रा पर ले चलूंगा जब फिरोज गांधी और इंदिरा की शादी टूटने के कगार पर थी। उसके बाद इंदिरा गांधी किस तरह प्रधानमंत्री बनी और वो या संजय और राजीव गांधी कैसी परिस्थितियों में मारे गए, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। अब तक के लिए नमस्ते, सुनते रहिए कुकू एफएम। सन 1957 की बात है। तब तक इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की एक प्रभावशाली सदस्य बन चुकी थीं। कांग्रेस पार्टी में उनकी पावर, जगह और दबदबा दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। लेकिन जहां एक तरफ वो अपनी लाइफ के पॉलिटिकल फ्रंट पर कामयाबी के शिखर की ओर सफलतापूर्वक बढ़ रही थी, वहीं उनकी शादीशुदा जिंदगी लगभग टूटने की कगार पर थी। हालांकि फिरोज गांधी भी रायबरेली से चुनाव जीतकर वहां के एमएलए बन चुके थे। यही नहीं, जवाहरलाल द्वारा शुरू किए गए न्यूज़पेपर द हेराल्ड को चलाने का पूरा कार्यभार भी उन्हीं के कंधों पर था। वो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। शायद उनके लिए इतना सब काफी होता अगर इंदिरा का दर्जा इंडियन पॉलिटिक्स में उनसे ऊंचा नहीं होता। दूसरा, उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ने की एक वजह यह भी थी कि इंदिरा अपने दोनों बेटे राजीव और संजय को लेकर नेहरू जी के साथ दिल्ली में उनके प्रधानमंत्री निवास त्रिमूर्ति में रहने लगी थी। नेहरू जी को त्रिमूर्ति भवन मैनेज करने के लिए इंदिरा की जरूरत थी। राजनीतिक दौरों पर अक्सर इंदिरा उनके साथ जाया करती थी। खुद इंदिरा भी कांग्रेस पार्टी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उन्हें रोज कई लोगों से मिलना जुलना पड़ता था। पार्टी के काम से देश विदेश की यात्रा करनी पड़ती थी, इसलिए उनका फिरोज के साथ लखनऊ में रहना मुश्किल हो गया था, जिसका बुरा असर उनकी शादी पर पड़ा। इंदिरा के पास फिरोज के लिए वक्त तो बचा ही नहीं था। बच्चों के लिए भी बड़ी मुश्किल से वो फुर्सत के कुछ पल निकाल पाती थीं। धीरे धीरे फिरोज के दूसरी औरतों के साथ अफेयर के किस्से आम होने लगे। इंदिरा को उनकी खबर थी, लेकिन उन्होंने फिरोज को कभी कन्फ्रंट नहीं किया। मगर ये बात उन्हें चुभती बहुत थी। अपनी एक दोस्त को एक चिट्ठी में उन्होंने अपने मन की बात बताते हुए कहा था, जब मैं छोटी थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई शक्ति मेरा हाथ पकड़ कर खींच रही है, जैसे कोई उधार है जो मुझे चुकाना है। लेकिन अब लगता है जैसे कि वो उधार उतर चुका है। बहुत मन होता है मेरा कि मैं सब कुछ छोड़कर बहुत दूर कहीं ऊंचे पहाड़ों पर जाकर बस जाऊं। फिर अचानक से इंदिरा गांधी के अफेयर्स के भी चर्चे सुनाई देने लगे। उनके पिता नेहरू जी के प्राइवेट सेक्रेटरी एमओ मथाई का नाम उनके नाम से जोड़ा जाने लगा, क्योंकि नेहरू जी के साथ साथ इंदिरा का अधिकतर वक्त न चाहते हुए भी उसके साथ गुजरता था। छोटे कद और गोल चेहरे का मथाई देखने में तो ज्यादा आकर्षक नहीं था, मगर उसके व्यक्तित्व में एक खिंचाव जरूर था। फिरोज को जब इसकी खबर लगी तो वो तिलमिला गए। उनका इंदिरा के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उनके दिल्ली शिफ्ट हो जाने के बाद भी इंदिरा बच्चों को लेकर उनके साथ रहने नहीं आई थी, बल्कि वो ही ज्यादातर त्रिमूर्ति में ही रहता। फिरोज को लोग अक्सर देश का दामाद भी कहा करते थे, लेकिन अब उन्हें अक्सर ये अफवाहें सुनने को मिलती थी कि मथाई ही देश का असली दामाद है। एक दिन वो अपने दोन किया। इंदिरा जानती थी कि मथाई के साथ उनके अफेयर्स की अफवाहें फिरोज तक भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन उन्होंने इसकी कोई सफाई फिरोज को देना जरूरी नहीं समझा। शायद फिरोज के अफेयर्स की खबरों का जवाब वो इस तरह अपनी चुप्पी से दे रही थी। 1958 आते आते फिरोज ने त्रिमूर्ति में रहना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन में
बच्चों के स्कूल से आ जाने के बाद उनसे मिलने आ जाता। कुछ समय बाद फिरोज को नेहरू और इंदिरा पर वार करने का एक और मौका मिल गया। पार्लियामेंट में उन्होंने एक स्पीच देते हुए कहा, हरिदास मुंद्रा को आप सब जानते ही हैं। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो कांग्रेस पार्टी में बहुत सा पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। पर आप जानते हैं कांग्रेस ने कैसे उनका ये फेवर उतारा? मुंद्रा को बिजनेस में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो उन्होंने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर टी कृष्णमाचारी पर दबाव डाला कि वो सरकारी जीवन बीमा निगम की ओर से उनकी कंपनी में 1,50,00,000 की कीमत के शेयर खरीद ले, ताकि स्टॉक मार्केट में उनकी कंपनी के शेयर के दाम न गिरें। और फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मुंद्रा की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट भी किया। और पब्लिक का पैसा एक व्यक्ति को उसके फाइनेंशियल लॉस से बचाने के लिए इस्तेमाल करना, ये क्या सही है? फिरोज के इस मुद्दे को उठाने पर बहुत हंगामा हुआ। कांग्रेस और नेहरू पर अपोजिशन सवाल उठाने लगे। नेहरू जी को एक इंक्वायरी बिठानी पड़ी। आखिर में फाइनेंस मिनिस्टर टी कर्मचारी को अपने पद से रिजाइन भी देना पड़ा। कर्मचारी नेहरू जी के क्लोज फ्रेंड थे। फिरोज की इस हरकत पर नेहरू जी और इंदिरा को बहुत गुस्सा आया, मगर फिरोज को इस घटना से बहुत वाहवाही मिली। उनकी रेपुटेशन अचानक से पॉलिटिक्स की दुनिया में बढ़ गई और वो अनऑफिशियल रूप से नेहरू जी के अपोजिशन में आकर खड़े हो गए। सितंबर 1958 में इंदिरा नेहरू जी के साथ कुछ दिन की छुट्टी पर भूटान और तिब्बत की यात्रा पर गई। कुछ समय के लिए दोनों बाप बेटी वहां प्राकृतिक सुंदरता में सब कुछ भूल गए। दोनों को ही पहाड़ अपनी ओर खींचते थे। वो दोनों ही कुछ दिनों के लिए अपने दिमाग को सुस्ताने का मौका देना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। उन्हें मैसेज मिला कि फिरोज गांधी को एक के बाद एक 2 हार्ट अटैक आए हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इंदिरा सुनते ही तुरंत दिल्ली के लिए निकल गई। एयरपोर्ट से वो सीधा वेलिंगटन हॉस्पिटल पहुंची, जहां फिरोज एडमिट था। वहां राजीव और संजय पहले से ही मौजूद थे। अपनी मां को देखते ही वो उनसे लिपट गए। राजीव ने इंदिरा से पूछा, मम्मी पा ठीक तो हो जाएंगे ना? क्यों आप हमें इस तरह अकेले छोड़कर चली जाती हैं? We need you. पा needs you. राजीव की बात सुनकर इंदिरा का मन भर आया। वो फिरोज से मिलने उसके वार्ड में गई। वो अब खतरे से बाहर था। इंदिरा उसके पास बैठते हुए बोली, चलो अपना सब झगड़ा खत्म करते हैं और तुम्हारे ठीक होते ही कहीं फैमिली हॉलीडे पर चलते हैं। फिरोज भी मौत के मुंह से वापस लौटा था। वो भी अपने अंदर का सारा द्वेष मिटाकर इंदिरा और बच्चों के साथ खुशी से जीना चाहता था। इसलिए दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया। इस तरह फिलहाल उनकी शादी टूटने से बच गई, लेकिन दोनों के संबंध ज्यादा दिन तक ठीक न रह सके। सब कुछ फिर से बिगड़ने लगा। एक तो फिरोज के अफेयर्स फिर से शुरू हो गए। दूसरा, फिरोज के एक जर्नलिस्ट फ्रेंड निखिल चक्रवर्ती ने नेहरू जी के सेक्रेटरी मथाई के बारे में कुछ खुलासे पब्लिक के सामने किए। मठाई ने 1952 में 2 स्टॉकिश सिस्टर्स से कुल्लू में एक बहुत ही आलीशान घर और ऑर्चर्ड फार्म खरीदा था, जिसे बाद में उसने अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ बेच भी दिया था। दिल्ली के एक्सक्लूसिव इलाके में उसका एक बंगलो भी है। अपनी माँ की याद में उसने एक ट्रस्ट भी बनाया है और उसका बहुत सा पैसा फॉरेन बैंकों में भी डिपॉजिट है। मात्र एक सेक्रेटरी के पास इतना पैसा कहां से आया? मथाई पर जब इंक्वायरी बैठी तो उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसे सेक्रेटरी पद से रिजाइन करना पड़ा। सबका यही कहना था कि ये सब फिरोज का किया धरा है। उसके पास ही मथाई को फ्रेम करने का मोटिव है, क्योंकि इंदिरा और मथाई के अफेयर की अफवाहें जो उड़ रही थी। इसके बाद इंदिरा और फिरोज में फिर से दूरियां बढ़ने लगी। इंदिरा के दिमाग को 1 मिनट का भी चैन नहीं मिलता था। वो हरदम कुछ न कुछ सोचती रहती। अपनी इस फीलिंग को उन्होंने एक कागज पर भी कुछ इस तरह उतारा था। विचार कभी भी आराम नहीं करते, हर वक्त चमगादड़ों की तरह दिशाहीन होकर मंडराते रहते हैं।
थके हुए दिमाग के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। चूहों की तरह कुतरते हुए वो हमारी थकान में भी अपना रास्ता खोज लेते हैं। फिर This audiobook 1959 contains में graphs and इंदिरा charts. कांग्रेस To पार्टी की understand this प्रेसिडेंट बन audiobook गई। better, you हालांकि can नेहरू click the जी show ऐसा नहीं चाहते थे। वो इंदिरा को अपने साथ देखते थे। उनकी राजनीति में स्वतंत्र पहचान के बारे में उन्होंने अब तक नहीं सोचा था। फिरोज को भी लगता था कि इंदिरा का कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना उनके रिश्ते का एक तरह से अंत ही है। इसके बाद उन्होंने नेहरू जी की इच्छा के विरुद्ध कई काम किए। तिब्बत छोड़कर भारत में पनाह लेने आए दलाई लामा और उनके शिष्यों के लिए उन्होंने नेहरू जी को मनाया, ये जानते हुए भी कि इससे चीन भारत को अपना दुश्मन मानने लगेगा। नेहरू जी ने दलाई लामा को भारत में रहने की अनुमति दे दी। फिर इंदिरा ने केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का पत्ता साफ किया, जिससे फिरोज और उनके संबंध और बिगड़े, क्योंकि उस पार्टी में फिरोज के कई मित्र थे। वो चाहते थे इंदिरा वहां इंटरफियर ना करें, लेकिन इंदिरा ने उनकी बात नहीं मानी। इस दौरान इंदिरा काफी बीमार भी पड़ी। उनकी किडनी में स्टोन था। ऐसे में फिरोज ने उनकी बहुत देखभाल की। दोनों में एक बार फिर से पैचअप हो गया। कुछ ऐसा था उनके रिश्ते में कि जब भी किसी एक पर मुसीबत आती तो दूसरा उसकी मदद को आ जाता। दोनों के बीच फिर से सब कुछ ठीक हो जाता। फिर जैसे ही इंदिरा ठीक हुई, वो दोनों बच्चों के साथ कश्मीर छुट्टियां मनाने गए। वहां फिरोज ने इंदिरा से कई महीने बाद 7 नवंबर 1960 को जैसे ही इंदिरा केरल से वापस लौटी तो उन्हें पता चला कि फिरोज को फिर से हार्ट अटैक आया है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने उन्हें बताया कि फिरोज होश में आते ही बार बार बेहोश हो रहे हैं। इस बार जब फिरोज की आंख खुली तो उन्होंने इंदिरा को अपने पास बैठा पाया। रात भर भूखी प्यासी इंदिरा फिरोज के पास ही थी। फिरोज ने आंख खोलते ही उनसे कहा, जाओ, घर जाओ, ब्रेकफास्ट करके वापस आ जाना। नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं यही रहूंगी। इस बार के दिल के दौरे से फिरोज बच नहीं पाए। 8 नवंबर 1960 को शाम के समय वो चल बसे। फिरोज के ना होने से इंदिरा की जिंदगी में क्या बदलाव आया? नेहरू जी की मृत्यु के बाद इंदिरा के प्रधानमंत्री बनने में क्या मुश्किलें आईं? ये सब जानने के लिए सुने हमारा अगला एपिसोड मेरे यानी आरजे श्रेयस के साथ। नेहरू जी के फिरोज गांधी के साथ संबंध कभी भी गहरे नहीं थे, लेकिन वो ये देखकर हैरान थे कि फिरोज की मृत्यु पर कितने ही लोग उनसे शोक प्रकट करने आ रहे हैं। अगर कई लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आए थे, तो बहुत सारे सही में फिरोज से इतनी कम उम्र में चले जाने से दुखी थे। 4 दिन बाद फिरोज अपने जीवन के 48 साल पूरे करने वाले थे। नेहरू जी बार बार बस यही दोहरा रहे थे कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि फिरोज इतनी जल्दी दुनिया छोड़ देगा। फिरोज के चले जाने के बाद इंदिरा के जीवन में एक खालीपन सा आ गया था। अपनी एक दोस्त को उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि कितना अजीब है, जब हम कंप्लीट महसूस करते हैं तो हवा जैसे हल्की हो जाती है, लेकिन जब हम अंदर से टूटे हुए और खाली होते हैं तो खुद को भारी बोझ तले दबा हुआ पाते हैं। क्या मैं कभी इस बोझ से मुक्त हो पाऊंगी? क्या मैं कभी बिना कुछ महसूस किए अपने टूटे हुए दिल को देख और छू पाऊंगी? फिरोज की मृत्यु ने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। उनकी मृत्यु के समय फिरोज मेरे साथ ही था। उसने मुझे संभाला। भले ही हम हर बात पर लड़ते हो, लेकिन उसके साथ मेरी कई अच्छी यादें हैं जो रह रहकर मुझे सता रही हैं। मैं जानती हूं मेरे पिता बूढ़े हो रहे हैं। एक प्रधानमंत्री की मुश्किलों भरी लाइफ उन्हें थका रही है। उनमें एनर्जी दिन भर दिन घटती जा रही है। वो भी कभी मुझे छोड़कर जा सकते हैं। अब तक मुझे लगता था जीवन के हर मुश्किल मोड़ पर फिरोज मेरे साथ खड़ा था। मैं अपनी हर बात उसे बता देती थी, लेकिन अब वो सहारा भी मुझसे छिन गया।
फिरोज की डेथ के बहुत समय बाद तक इंदिरा सफेद साड़ी पहनती रही। इसलिए नहीं कि वो अब एक विधवा थी, बल्कि उन्हें ऐसा महसूस होता था कि उनके जीवन में अब कोई रंग नहीं बचा। इंदिरा ने राजीव और संजय में अपने दुख को भुलाना चाहा, मगर उनसे इंदिरा को कोई कंफर्ट नहीं मिला। संजय और राजीव दोनों ही जानते थे कि नेहरू जी उनके पिता को पसंद नहीं करते थे और उनकी मां ने उनके पिता को हमेशा फॉर ग्रांटेड ही लिया। इंदिरा ने बच्चों के सामने खुद को संभाले रखा था ताकि वो उन्हें संभाल सके, लेकिन जब दोनों वापस देहरादून अपने स्कूल लौट गए तब इंदिरा बहुत रोई। उन्होंने राजीव को एक चिट्ठी में लिखते हुए कहा था, शुरू के कुछ दिन मैं एकदम सुन पड़ गई थी। हालांकि मेरी आंखें जल रही थी, दुख रही थी, मैं ठीक से रोई भी नहीं थी, और अब जब एक बार रोना शुरू करती हूँ तो चुप नहीं हो पाती। इससे पहले मैंने कभी खुद को इतना अकेला और दुखी महसूस नहीं किया। मैं सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देख रही होती। सब कुछ बहुत डार्क नजर आता है। ऐसे में क्या करूंगी मैं? जब मुझे लगा सब कुछ सही हो रहा है, फाइनली अब हम सब एक फैमिली की तरह साथ रहेंगे, तभी यह हादसा हमारे साथ हो गया। मगर अभी तुम छोटे हो, तुम में बहुत सी खूबियां हैं जिस पर हमें गर्व है। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं नहीं चाहती कि इस दुख का बोझ तुम अपने ऊपर लाद कर घूमते रहो। एक और चीज के लिए मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ। तुम कभी अपने मन की बात मुझसे नहीं करते। यही आदत तुम्हारे पापा में भी थी। अगर वो मुझे अपनी मन की बात बताते तो शायद मैं उनकी कुछ मदद कर पाती। उन्हें इतना मानसिक तनाव तो नहीं झेलना पड़ता। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं कैसे करूंगी? और इसे ही अकेलापन कहते हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे इंदिरा फिरोज के दुख से बाहर आ गई और उन्होंने खुद को राजनीति में व्यस्त कर लिया। अब वो अपने पिता के पीछे नहीं रहती थी, खुद से भी लोगों से उन्होंने मिलना जुलना शुरू कर दिया था। दुख ने उनके व्यक्तित्व को और सशक्त बना दिया था। 1962 का समय था। चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ रहा था। चीन अक्साई चीन से होते हुए तिब्बत और सिंकियांग को जोड़ने के लिए एक रोड बना रहा था। उस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और इस वजह से चीन से युद्ध की पहले से कोई भी तैयारी नहीं की। मगर जब नेहरू जी ने चीन को रोकने के लिए युद्ध का ऐलान कर दिया तो हमारी सेना उनसे हार गई। चीन ने नॉर्थ ईस्ट में तैनात हमारी सेना की घेराबंदी भी कर ली। नेहरू जी ने तो ऑल इंडिया रेडियो पर असम के लोगों से हमदर्दी जताते हुए एक तरह से ये ऐलान ही कर दिया था कि अब असम पर चीन का कब्जा है। फिर अचानक से असम के तेजापुर नाम के एक गांव में अशांति फैल जाने की खबरें आने लगी। लोगों में डर और असुरक्षा की भावना घर कर गई। उस गांव की पुलिस भी उन्हें छोड़कर भाग चुकी थी। त्रिमूर्ति में इस सिचुएशन पर डिस्कशन करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब इंदिरा ने कहा, मैं वहां जाऊंगी, लोगों से बात करूंगी, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी कि वो डरे नहीं। अभी भी हालात हमारे कंट्रोल में आ सकते हैं। इस पर डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन बोले, मगर अभी कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। मेनन के ऐसा बोलने पर इंदिरा भड़क गई। आप तो कुछ मत बोलिए। अगर आपने पहले से आर्मी को तैयार करके रखा होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। इस समय वहां के लोगों को हमसे सिर्फ ये तसल्ली चाहिए कि हम उनके साथ हैं और मैं वो उन्हें दूंगी। इंदिरा को इस तरह अपनी जिद पर अड़े हुए देखकर नेहरू जी को उनकी चिंता होने लगी। उन्होंने भी इंदिरा को रोकने का प्रयास करते हुए बोला, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। कहीं चीन ने तुम्हें बंदी बना लिया तो? मगर इंदिरा ने किसी की भी नहीं सुनी। वो तेजापुर गई और वहां के लोगों से बात करके उन्हें विश्वास दिलाया कि इंडियन गवर्नमेंट अभी भी उनके साथ है।
अभी उन्हें अपना गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। फिर उनके लिए राशन का अरेंजमेंट किया और दिल्ली लौट आई। फिर अचानक चीन ने अपनी सेना वापस बुला ली और फिलहाल के लिए ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन इस घटना के लिए नेहरू जी और उनकी पार्टी को अपोजिशन से बहुत सुनने को मिला। यहां तक कि डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन को अपना इस्तीफा भी देना पड़ा। नेहरू जी पर भी इस बात का काफी गहरा असर पड़ा। वो बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। उनके अंदर की एनर्जी और जीने का उत्साह जैसे मर सा गया था। अगले 18 महीने उनके लिए बहुत मुश्किल रहे। हर कोई मन ही मन ये चाहता था कि अब वो प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़ दें। सिवाय इंदिरा के हर कोई ये देख पा रहा था कि नेहरू जी अब पॉलिटिक्स में पहले की तरह एक्टिव नहीं हैं। लेकिन इस घटना से एक और बदलाव जो नेहरू जी में आया था वो इंदिरा के फेवर में जाता था। नेहरू जी अब इंदिरा को एक काबिल पॉलिटिशियन मानने लगे थे। हर इंपॉर्टेंट मैटर पर इंदिरा की सलाह उन्हें जरूरी लगती। 1963 के अंत में नेहरू जी को अचानक से किडनी में प्रॉब्लम होने लगी। तब इंदिरा ने उनकी एक बच्चे की तरह देखभाल की। एक दिन इंदिरा नेहरू जी के पास बैठी हुई थी। उनका उदास और उतरा हुआ चेहरा देखकर नेहरू जी ने उनसे पूछा, क्या हुआ इंदिरा? अभी से क्यों उदास हो रही हो? मैं अभी जिंदा हूं। नेहरू जी की बात सुनकर इंदिरा इमोशनल हो गई और बोली, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। आपके बिना क्या करूंगी मैं? मेरा क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? आपके बिना तो सब मेरा पॉलिटिक्स में रहना मुश्किल कर देंगे। मेरे पास ना तो मेरा अपना घर है और ना ही इतना पैसा कि मैं अपने बच्चों का फ्यूचर सेट कर सकूं। अपनी बात खत्म करते ही इंदिरा रो पड़ी। तब नेहरू जी ने उन्हें चुप करवाते हुए बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें पॉलिटिक्स से कोई बाहर नहीं कर सकता। तुम यहाँ मेरी बेटी होने की वजह से नहीं हो। तुमने अपनी जगह को खुद कमाया है, समय समय पर खुद को साबित किया है। ऐसी सिचुएशन में हिम्मत दिखाई है जहां बड़े से बड़ा लीडर अपनी हार मान लेता है। नेहरू जी से अपनी तारीफ सुनकर इंदिरा ने कंफ्यूज होकर पूछा, मगर आप तो मेरे कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनने के हक में ही नहीं थे। इस पार्टी में रहकर मैंने जो डिसीजन लिए उनके भी अक्सर आप अगेंस्ट ही रहे। अब अचानक क्या बदल गया? नेहरू जी इंदिरा के लगाए हुए आरोप सुनकर हंसे और बोले, हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे रहते हुए कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनो, क्योंकि इससे लोगों को लगता है कि मैं परिवारवाद का समर्थन कर रहा हूं। और ऐसा हुआ भी। विपक्ष पार्टी के लोग टाइम टू टाइम ये बात उठाते भी हैं, मगर होने को कौन रोक सकता है? अब तुम ये सब छोड़ो और जाओ, मेरी फाइल्स मुझे ला कर दो। बहुत काम पेंडिंग हो गया है। मगर इंदिरा ने ऐसा नहीं किया। उसने उन्हें आराम करने की हिदायत दी और कहा, सारा काम वो खुद संभाल लेगी। उस समय इंदिरा नेहरू जी की कॉन्शियस बनी हुई थी। कहने को नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, मगर सारा काम इंदिरा देख रही थी। और फिर कुछ महीनों बाद वो समय भी आया जिसका इंदिरा को डर था। नेहरू जी की तबीयत दिन पर दिन खराब हो रही थी। हालांकि वो एक पैरालिटिक अटैक के बाद भी हिम्मत दिखा रहे थे। जितना हो पा रहा था उतना काम कर रहे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या आप देश की बेहतरी के लिए अपने रहते रहते आपके सक्सेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? आपको नहीं लगता कि आपकी बात किसी देश का अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए? इस पर विचार विमर्श अभी से हो जाना चाहिए। तब नेहरू जी ने एक छोटी सी चुप्पी के बाद उस पत्रकार को जवाब दिया, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी मेरे मरने में समय है। नेहरू जी के इस जवाब पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।
लेकिन मौत से कौन जीत पाया है? 27 मई 1964 को सुबह होने से कुछ देर पहले नेहरू जी की हालत अचानक फिर से बिगड़ने लगी। उन्हें रात भर से काफी बेचैनी थी। उस समय उनका नौकर उनके पास था। लगभग सुबह के 6:30 बजे उसने इंदिरा और नेहरू जी के डॉक्टर को इसकी खबर दी। जैसे ही इंदिरा और डॉक्टर नेहरू जी के कमरे में घुसे, नेहरू जी ने गफलत में पूछा, क्या हुआ? नेहरू जी को इतना भी होश नहीं था कि वो कहां हैं, उनको क्या हो रहा है। इंदिरा ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, पापा, आप रेस्ट कीजिए। इंदिरा की बात सुनने से पहले ही नेहरू जी बेहोश हो गए। डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी का अरोटा बर्स्ट हो चुका है, तुरंत ब्लड चढ़ाना होगा। इंदिरा ने फौरन डॉक्टर के आगे अपने हाथ कर दिए, मगर फिर भी नेहरू जी कोमा में चले गए। इंदिरा ने इंग्लैंड राजीव को इसकी खबर दी। कश्मीर में छुट्टियां मनाने गए संजय के लिए भी मैसेज छोड़ा। नेहरू जी की बहनों को फोन किए और फिर दिन के 1:44 पर नेहरू जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इंदिरा के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। उस समय देश के होम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा ने किसी नए प्रधानमंत्री बनने तक प्रधानमंत्री की सारी जिम्मेदारी निभाने की शपथ ली। राजीव समय पर इंग्लैंड से वापस नहीं आ पाए थे, इसलिए संजय ने नेहरू जी की चिता को अग्नि दी थी। पिता के दुख ने इंदिरा को एक बार फिर अंदर तक तोड़ दिया था। उन्होंने इस बार भी अपनी एक दोस्त को चिट्ठी में अपने दुख को शब्द देते हुए लिखा, उनके जाने का दुख हर पल मुझे महसूस होता है। उनके अंदर भी एक हीरे की भांति एक आग हर समय जलती रहती थी। मैं कैसे मान लूं कि वो अब बुझ चुकी है। उनकी उपस्थिति मुझे अपने आसपास हर पल महसूस होती है। मेरी यही प्रार्थना है कि ऐसा मुझे हमेशा महसूस होता रहे। कुछ दिनों बाद राजीव और संजय वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन लौट गए और भारत का अगला प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए, इस बात पर बहस शुरू हो गई। इंदिरा के प्रधानमंत्री बनने तक क्या क्या घटनाएं घटी और क्या इंदिरा का प्रधानमंत्री बनना आसान रहा, इस बात पर चर्चा अगले एपिसोड में होगी। मैं हूं आपका सहपाठी मित्र आरजे श्रेयस। सुनते रहिए कुकू एफएम। नेहरू जी की मृत्यु के बाद हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। गुलजारी लाल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा और मुरारजी के बीच किसी एक को चुनने पर विचार विमर्श चल रहा था। अंत में सब ने मिलकर लाल बहादुर शास्त्री पर अपनी सहमति जताई। ये नेहरू जी के मरने के 3 दिन के बाद की बात है, यानी 30 मई 1964। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने कोई भी निर्णय लेने से पहले इंदिरा को बुलाकर कहा, अब आप मुल्क को संभाल लीजिए। सब चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालूं, लेकिन मुझे लगता है ये काम आपको करना चाहिए। इंदिरा ने एक पल भी नहीं सोचा और कहा, नहीं, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। पापा को गए हुए अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं। उनके जाने का दुख अभी भी ताजा है। लेकिन इंदिरा के ना करने की वजह सिर्फ इतनी ही नहीं थी। उन्हें बुरा लग रहा था कि उनसे कंसल्ट किए बगैर ही नए प्रधानमंत्री के चुनाव की बात होने लगी थी। कम से कम पहले उनसे इस बात पर क्लैरिटी लेनी चाहिए थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना भी चाहती हूं या नहीं। शास्त्री जी से मिलने के बाद इंदिरा घर त्रिमूर्ति लौट आई। वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उनके दोनों बेटे उनसे दूर लंदन में पढ़ रहे थे। राजीव कैम्ब्रिज में इंजीनियरिंग कर रहे थे और संजय मोटर कार कंपनी रोल्स रॉयस में 3 साल की ट्रेनिंग पर थे। दोनों को ही राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी। दोनों को अपने पिता की तरह ना किताबें पढ़ने का शौक था, न ही आर्ट्स में कोई दिलचस्पी थी। इंदिरा से वो बहुत अलग थे। इंदिरा को अपने पिता की कमी खल रही थी।
धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जा रही थी। अचानक उन्हें अपने पिता के लिखे लेटर्स की याद आई, जो उन्होंने तब लिखे थे जब वो आजादी से पहले जेल में थे। इंदिरा उन्हें पढ़ने लगी। उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि वो नेहरू जी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हैं। हालांकि अपने आखिरी दिनों में नेहरू जी उनकी काबिलियत को पहचान गए थे, फिर भी ये बात इंदिरा से छुपी नहीं थी कि वो उन्हें एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखते। कामराज और पार्टी के कुछ अन्य लोगों के सपोर्ट से शास्त्री जी का नाम प्रधानमंत्री के लिए फाइनल कर दिया गया। इस बीच इंदिरा को त्रिमूर्ति भवन खाली करने के भी आदेश मिल गए, जो उन्हें एक तरीके की क्रूरता लगी। उन्हें लगा कि इसके लिए उन्हें कम से कम थोड़ा वक्त तो दिया जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री के शपथ लेने के बाद एक दिन शास्त्री जी नेहरू जी की समाधि से होकर इंदिरा से मिलने त्रिमूर्ति भवन पहुंचे। इंदिरा सामान पैक करने में लगी हुई थी। उन्होंने उनसे कहा, मैं चाहता हूं तुम पार्लियामेंट ज्वाइन करो। तुम्हारा नाम मैं विदेश मंत्री के लिए राज्यसभा में रखना चाहता हूं। लेकिन इंदिरा ने इसके लिए भी इनकार कर दिया और कहा, आप मुझे विदेश मंत्री इसलिए बनाना चाहते हैं ना, क्योंकि किसी नेहरू के कैबिनेट में रहने से वहाँ स्टेबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तसल्ली से पापा के मरने का शोक बनाना चाहती हूँ। शास्त्री जी ने भी हार नहीं मानी और इंदिरा को सूचना और प्रसारण विभाग का मंत्री बनने के लिए मना लिया। मगर इंदिरा ने किसी दबाव में आकर उसके लिए हाँ नहीं की थी। ये उनकी जरूरत थी। आनंद भवन के अलावा उनके पास नेहरू जी से ज्यादा कुछ नहीं मिला था और त्रिमूर्ति के अलावा उनके पास अपना कोई घर भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि शास्त्री जी का ऑफर एक्सेप्ट कर लेने से उन्हें एक सरकारी घर और महीने की एक फिक्स्ड इनकम तो मिल ही जाएगी और इस तरह उन्हें सफदरजंग का एक साधारण सा बंगला रहने को दिया गया, जिसमें वो मरने तक रही। सूचना प्रसारण विभाग इंदिरा को एक एजुकेटिव प्लेटफॉर्म लगा। वहां का काम तो उन्होंने बखूबी संभाला ही, लेकिन भारत सरकार की एक सदस्य के तौर पर उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र से भी बाहर जाकर अपना सिक्का जमाया। मार्च 1965 में मद्रास में भाषा के मुद्दे को लेकर दंगे भड़क गए। असल में सरकार ने अंग्रेजी की जगह हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित करने का निर्णय लिया था। इस बात पर दक्षिण भारत के तमिल भाषी भड़क उठे। कुछ ने प्रोटेस्ट में आत्महत्या भी कर ली। तब शास्त्री जी और कामराज ने इन दंगों के शांत होने तक इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन इंदिरा तुरंत प्लेन से वहां पहुंची और वहां के लोगों से कहा, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर निकालेगी जो उनके और आपके दोनों के हक में होगा। इंदिरा के आश्वासन से दंगे रुक गए, मगर शास्त्री जी को उनकी सलाह के बिना इंदिरा का ये कदम उठाना अच्छा नहीं लगा। इस पर इंदर मल्होत्रा नाम के एक जर्नलिस्ट ने इंदिरा से सवाल पूछा, मद्रास के मुद्दे में प्रधानमंत्री जी को लगता है कि आप कब क्या करती हैं कुछ पता नहीं चलता। आप उनसे भी सलाह नहीं लेती। क्या आप खुद को सूचना प्रसारण विभाग के मंत्री से कुछ अधिक देखती हैं? तपाक से इंदिरा ने इसका जवाब देते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये गवर्नमेंट मेरे बिना सरवाइव कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैंने प्राइम मिनिस्टर को बिना बताए ये कदम उठाया और जरूरत पड़ी तो आगे भी ऐसा ही करूंगी। मैं सिर्फ गवर्नमेंट के एक विभाग की मंत्री नहीं हूँ, बल्कि इस देश के नेताओं में से एक हूँ। इसके बाद इंदिरा ने एक बार और शास्त्री जी को जनता की नजरों में अपने से छोटा साबित किया। 1965 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पाने के लिए हमला किया था, तो इंदिरा ने तब भी कश्मीर और श्रीनगर का दौरा किया था। वहां के लोगों से मिली थी। उन्हें विश्वास दिलवाया था कि हम 1 इंच की भी जगह पाकिस्तान को नहीं लेने देंगे। तब मीडिया में शास्त्री जी का बहुत मजाक बना था। इस तरह शास्त्री जी और इंदिरा के बीच की अनबन सार्वजनिक हो गई। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान हारा, शास्त्री जी देश की नजरों में हीरो बन गए। इंदिरा को यह अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगता था शास्त्री जी को जब जो कदम उठाने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं उठाए। दूसरी तरफ
शास्त्री जी भी इंदिरा से तंग आ गए थे। इंदिरा की दखलंदाजी उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए इंदिरा को हाई कमिश्नर के तौर पर इंग्लैंड भेज दिया था। लेकिन तब तक इंदिरा का पॉलिटिकल सर्कल काफी बड़ा हो चुका था। इंदिरा को सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग थे। फिर 3 जनवरी 1966 को शास्त्री जी रशिया पहुंचे। वहां ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ कश्मीर मुद्दे पे शांति वार्ता होनी थी। 10 तारीख को रशिया के प्रेसिडेंट की उपस्थिति में एक एग्रीमेंट पास हुआ कि इंडिया पाकिस्तान को हाजी पीर पास वापस कर देगा और पाकिस्तान बदले में कश्मीर के मुद्दे पर सीधा युद्ध नहीं छेड़ेगा। शांति से इस पर बात की जाएगी। इस बात का जब इंदिरा को पता चला तो उन्हें यही लगा कि शास्त्री जी ने हाजी पीर पास को वापस किसी दबाव में आकर ही किया है। इससे जनता में जरूर अशांति फैलेगी। अग्रीमेंट साइन करने के बाद रात को शास्त्री जी सोने चले गए और रात के 1 बजे यानी 11 जनवरी 1966 उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। उस समय इंदिरा अपने सफदरजंग वाले घर में सो रही थी। उनके सेक्रेटरी ने उन्हें करीब 1:30 बजे फोन करके कहा, ताशकंद में अभी आधे घंटे पहले ही शास्त्री जी की हार्ट अटैक से जान चली गई। ये सुनकर इंदिरा को झटका लगा। उन्होंने पूछा, तुम्हें किसने खबर दी? उनके सेक्रेटरी ने बताया मैम। फोन रखकर इंदिरा भी राष्ट्रपति भवन की ओर निकल गई। वहां होम मिनिस्टर ने फिर से एक बार नए प्रधानमंत्री बनने तक प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने की शपथ ली। वो भरी सर्दी के दिन थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। 11 जनवरी की दोपहर शास्त्री जी का शव दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। शोक में डूबे लोगों की भीड़ में एक जाने माने ज्योतिषी भी थे। एक कांग्रेस लीडर ने उन्हें देखकर उनसे पूछा, अब सितारे क्या कर रहे हैं? ज्योतिष ने बड़ी ही सहजता से कहा, हैट्रिक है भैया। उनके कहने का अर्थ ये था कि जैसे नेहरू जी और शास्त्री जी दोनों ही इलाहाबाद से थे और दोनों ही प्रधानमंत्री बने, इस बार भी कोई इलाहाबाद से ही होगा और वर्तमान में एक इंदिरा ही प्रधानमंत्री के पद की ऐसी दावेदार थी जो इलाहाबाद से थी। लेकिन सिर्फ एक ज्योतिष के कह देने से इंदिरा को कोई प्रधानमंत्री नहीं बना देता। और भी कई मिनिस्टर के साथ साथ होम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा और मोरारजी देसाई दोनों भी इस बार पूरी कोशिश में थे कि वो प्रधानमंत्री बने। यहां इंदिरा भी इस सोच विचार में थी कि क्या वो इस बार प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। आखिर में सभी कैंडिडेट्स में से बात मोरारजी देसाई और इंदिरा पर आकर ठहरी। कामराज इंदिरा के पक्ष में थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इंदिरा को जनता पसंद करती है। वो इंग्लिश और हिंदी दोनों जानती है और साथ ही साथ अपने पिता की तरह खुले विचारों वाली है, जबकि देसाई एक बहुत ही कंजर्वेटिव हैं। वो सिर्फ अपनी सुनता है, जबकि इंदिरा को वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते थे। मगर ऐसा सोचना उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। 19 जनवरी 1966 को देसाई और इंदिरा में से एक को चुनने के लिए वोटिंग होनी थी। इंदिरा उस दिन सुबह जल्दी उठ गई। नहा धोकर उन्होंने खादी की एक साड़ी पहनी, साथ उस पर एक सादी कश्मीरी शॉल लेकर अपनी मां की दी हुई एक रुद्राक्ष की माला भी गले में पहनी। फिर वो सबसे पहले राजघाट गई और शांति वन गई और उसके बाद त्रिमूर्ति भवन जाकर काफी देर तक अपने पिता की तस्वीर के आगे उनका आशीर्वाद पाने के लिए खड़ी थी। इसके बाद वो संसद भवन के लिए निकल गई, जहां आज उनकी तकदीर का फैसला होना था। वहां पहुंचते ही किसी शुभचिंतक ने उनकी शॉल पर लाल रंग का गुलाब टांग दिया। लगभग 11 बजे वोटिंग शुरू हुई और फिर वही हुआ जो कामराज चाहते थे। वोटिंग में इंदिरा को देसाई से ज्यादा वोट मिले और इंदिरा भारत की तीसरी प्रधानमंत्री के रूप में चुन ली गई। तब इंदिरा ने
अपनी प्रधानमंत्री बनने के बाद की पहली स्पीच दी। आज मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, लेकिन मेरा मन सभी महान नेताओं में रमा हुआ है। महात्मा गांधी, जिनके चरणों में मैं बड़ी हुई, पंडित जी मेरे पिता और शास्त्री जी ने जो रास्ता दिखाया है, मैं उसी पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। इंदिरा की स्पीच के बाद पूरा संसद भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। घर लौटने के बाद इंदिरा ने राजीव और संजय को अपने प्रधानमंत्री चुने जाने की खबर दी और फिर 5 दिन बाद अमेरिका की टाइम्स मैगजीन के कवर पर लाल गुलाब के साथ उनकी तस्वीर भी छपी। इंदिरा एक ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री बनी जब देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और राजीव के सोनिया से शादी करने के फैसले पर इंदिरा की क्या राय थी, इस पर चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में। हमारे साथ बने रहिएगा। मैं हूं आपका सहपाठी मित्र आरजे श्रेयस। इंदिरा के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1966 में भारत बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। कई राज्यों में सूखा पड़ जाने से वहां पर खाने पीने की चीजों की कमी हो गई थी। अनाज की शॉर्टेज होने से देश का एक्सपोर्ट भी बंद हो गया था, जिससे देश में विदेशी मुद्रा की कमी हो गई थी। इन सब का असर ये हुआ कि पूरे देश पर महंगाई की मार पड़ने लगी। इंदिरा पर भी इस समय बहुत प्रेशर था। कुछ ही दिनों में जयपुर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग होने वाली थी, जिसका मेन मुद्दा देश में फैला सूखा और भूखमरी ही थी। मीटिंग में जाने से पहले इंदिरा ने उस समय के फूड मिनिस्टर को इस मामले पर सलाह लेने के लिए बुलाया। आप बताइए, कैसे देश में हम अनाज की कमी की इस समस्या को हल कर सकते हैं? फूड मिनिस्टर ने जो सुझाव दिया वो इंदिरा को पसंद तो आया, मगर वो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन था। हमें एग्रीकल्चर से होने वाले उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करने होंगे। विदेशों से कुछ नई मशीनें भी इंपोर्ट करनी होगी। किसानों को खेती के नए तरीके सिखाने होंगे। इंदिरा जानती थी कि अभी फिलहाल की समस्या के लिए ये उपाय काम नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर भी फूड मिनिस्टर की बातों को ध्यान से सुन रही थी, ताकि मीटिंग में पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब देने के लिए वो तैयार रहें। फूड मिनिस्टर से मीटिंग के बाद उन्होंने अपने एक करीबी मित्र को भी इस पर चर्चा करने के लिए बुलाया। सबसे पहले इंदिरा ने उनसे अपने मन का डर शेयर किया। मैं जयपुर में होने वाली मीटिंग के लिए बहुत डरी हुई हूँ। पता नहीं कैसे परफॉर्म करूंगी मैं वहाँ। बचपन से ही मुझे भीड़ से बहुत डर लगता है। इतने सारे लोगों के सामने बोलते हुए नर्वस हो जाती हूँ। जानते हो, इन सब की जिम्मेदार मैं अपनी बुआ विजय लक्ष्मी पंडित को मानती हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा यही एहसास कराया कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, दिखने में भी बस ठीक ठाक हूँ। उनके इन तानों से मेरा खुद पर से विश्वास ही उठ गया। इंदिरा का डर समझकर उनके मित्र ने कहा, अब इस बात की तुम चिंता क्यों कर रही हो? कॉन्फिडेंस ना होता तो तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाती। अच्छा बताओ, कैसा लग रहा है तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनकर? 3 हफ्ते हो चुके हैं। आखिरी बात पर इंदिरा ने आश्चर्य से कहा, सिर्फ 3 हफ्ते? मुझे तो लगा जैसे एक जिंदगी बीत गई हो। कितना स्ट्रेसफुल है एक औरत के लिए इतनी बड़ी पोस्ट पर होना। औरत होना कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन कोई ये मानता ही नहीं कि एक औरत भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकती है। इस फूड क्राइसिस पर सबकी निगाहें मुझ पर टिकी हुई है। यहाँ मुझसे एक गलती हुई और इनको मुझ पर सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा। इंदिरा की प्रॉब्लम वाकई बड़ी थी। उनके दोस्त ने कुछ सोचकर उनसे कहा, अमेरिका से बात करके देखो, हो सकता है वहां से कुछ हेल्प मिल जाए। ये सुनकर भी इंदिरा का मुंह उतर गया। वो बोली, तुम तो जानते ही हो, 1965 में पाकिस्तान से हुई वॉर के बाद हमारे अमेरिका से संबंध कुछ ठीक नहीं।
उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान को हमारे खिलाफ लड़ने के लिए हथियारों की सप्लाई की थी। दूसरा, भारत ने नॉर्थ वियतनाम और अमेरिका के बीच मनमुटाव के वक्त अमेरिका के कहने पर भी उनका साथ नहीं दिया था, क्योंकि इससे वियतनाम के साथ हमारे संबंध बिगड़ जाते, और तब से ही अमेरिका ने भारत को किसी भी तरह की मदद देनी बंद कर दी थी। ये डिस्कशन इंदिरा और उनके दोस्त के बीच थोड़ी और देर चला और फिर उनका